आप सभी लोगों का रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे गलित NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन का उदाहरण हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज बच्चों उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आज हम लोग गलित का नहीं बल्कि जलीय NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन देखेंगे। आज हम लोगों को देखना है उदाहरण आज हमें देखना है उदाहरण किसका देखना है? आज हमको देखना है बच्चों जलीय NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। ये देखना, इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, ये डायग्राम को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। चलिए लाते हैं इस डायग्राम को। NaCl के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन लिखे हैं। एक सेकंड, पूरा साफ करते हैं। NaCl के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, अगर NaCl का जलीय विलयन हो, यदि NaCl का जलीय विलयन होगा तो NaCl के जलीय विलयन में बच्चों क्या होगा, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अगर हमने मान लो NaCl का जलीय विलयन लिया तो NaCl के जलीय विलयन में बच्चों आपको देखना है कि होगा क्या, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा और एनोड पर क्या प्राप्त होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने गलित देखा था। किस पे देखा था? गलित NaCl के। और आज हम लोग बात करेंगे किस पर? जलीय पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? जलीय पे। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही NaCl को जैसे ही वाटर डिजोल्व किया जाता है वैसे ही ये Na+ और Cl- में आयनित हो जाता है। लेकिन अब आपको पता है कि जल का हाइड्रोलिसिस होता है, तो जल के भी कुछ मॉलिक्यूल्स आयनित होते हैं और आयनित होकर बनाते हैं। यहाँ से एक देखो बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पर प्लस आएगा, OH पे माइनस आएगा। तो ये H+ आपको पता है कि साइज में बहुत छोटा होता है तो अकेले रह नहीं सकता है,
तो जब अकेले नहीं रहेगा तो इसको क्या करेगा, ये वाला H2O अपने लॉन पेयर देकर अपने से जोड़ लेगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस और OH माइनस। तो बच्चों जब हम गलित की बात कर रहे थे, तो गलित का मतलब है उसमें केवल NaCl ही था, उसी को गलाया गया था, मतलब इतना गर्म किया गया था, गल गया था, तो Na प्लस अलग हुआ था, Cl माइनस। लेकिन इस बार क्या किया गया है, NaCl को जल में डाल दिया गया है। तो जब जल में डालेंगे तो NaCl तो आयनिक होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, H2O भी आयनिक होता है, और आयनिक होकर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। कहने का मतलब है इस विलयन में जब हम विद्युत अपघटनीय सेल में NaCl का जलीय विलयन भरते हैं तो जलीय विलयन में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, जलीय विलयन में क्या होता है, जलीय विलयन में क्या होगा, जलीय विलयन में होगा इसके अंदर Na प्लस और H3O प्लस, Cl माइनस और OH माइनस। जबकि गलित में क्या था, केवल Na प्लस था, Cl माइनस, लेकिन जलीय में H3O प्लस भी आ गया। क्या आ गया, H3O प्लस, और माइनस में Cl माइनस के साथ साथ OH माइनस भी आ गया। अब क्या होगा, अब अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होना है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस बार तो एक ही पॉजिटिव आयन था, पहुंच गया कैथोड के पास में, लेकिन इस बार कै पॉजिटिव आयन है, इस बार बच्चों 2 पॉजिटिव आयन है। कौन कौन से, Na प्लस और H3O प्लस, 2 पॉजिटिव आयन है और 2 निगेटिव आयन है। तो बच्चों कौन सा निगेटिव आयन जाएगा, कौन सा पॉजिटिव आयन जाएगा, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो बच्चों जब एक से ज्यादा पॉजिटिव आयन या एक से ज्यादा निगेटिव आयन हो जाते हैं तब कैथोड पर कौन सा पॉजिटिव आयन जाएगा, एनोड पर कौन सा निगेटिव आयन जाएगा, इसका डिसीजन लेता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब विसर्जन विभव। जिस आयन का विसर्जन विभव जितना कम होगा वह आयन उस इलेक्ट्रोड की ओर गतिमान होगा। और आइए चलिए पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में बात कर ली जाए तो हम जानते हैं कि Cl माइनस का विसर्जन विभव किससे, OH माइनस से कम होता है, इसीलिए एनोड पर कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। अब बात कर ले कैथोड में, तो कैथोड में बच्चों H3O प्लस का विसर्जन विभव किससे, Na प्लस से क्या होता है, कम होता है। तो बच्चों देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पर कौन जा रहा है, एनोड पर जाएगा निगेटिव आयन मतलब Cl आयन जाएगा। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जरा बच्चों ध्यान देना, ये 2 Cl माइनस जाएंगे और जाकर यहाँ पर Cl2 बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर H3O प्लस जाएंगे। तो चलिए हमने लिखा 2H3O प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर कितना है, 2, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके ये बनाएगा 2H2O प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर जलीय यानी Cl के जलीय विलयन का हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर क्या मिलता है, तो कैथोड पर मिलता है बच्चों, हाँ, जब हम NaCl के जलीय विलयन का
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर क्या मिलता है आपको? कैथोड पर मिलता है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्या मिलता है? एनोड पर मिलता है बच्चों क्या? क्लोरीन गैस। अच्छा, इससे पहले हमने कल के एग्जाम्पल में आपको पढ़ाया था, जब गलित लेते हैं तो उसमें कैथोड पर मिला था सोडियम और एनोड पर क्या मिला था? क्लोरीन मिला था। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। तो हमारी हेडिंग क्या है बच्चों? विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। बच्चों विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। तो विद्युत अपघटन के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग होता है, सबसे पहला वो क्या होता है? वो होता है धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में पहला इसका अनुप्रयोग क्या है? धातुओं के निष्कर्षण में। दूसरा अनुप्रयोग क्या है बच्चों इसका? पहला तो हो गया धातुओं के निष्कर्षण में। अच्छा, दूसरा अनुप्रयोग क्या है? गैसों के उत्पादन में। गैसों के उत्पादन में कौन कौन सी गैसें? जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, H2 हो गई, O2 हो गई, F2 हो गई, वगैरह वगैरह, क्लोरीन हो गई, ये सभी गैसें इससे उत्पादित की जाती हैं इस मेथड्स के थ्रू। तीसरा है बच्चों महत्वपूर्ण यौगिक। महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन में। महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन में कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक हैं? जैसे H2, H2O8, NaOH, KClO3, K2S2O8, H2O2, डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे यौगिक होते हैं, किनका किनका लिखा है इतना समझ लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए। अब बच्चों हम लोग इसके बाद में जो हमारा 4th नंबर है वो देखिए विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में चौथा। बच्चों विद्युत लेपन को हमें समझना है कि विद्युत लेपन क्या होता है। तो हमारा जो विद्युत लेपन वाला है अनुप्रयोग, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है कि विद्युत लेपन क्या होता है। आइए चलिए विद्युत लेपन देख लेते हैं बच्चों। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन बच्चों एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने को, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा? आप लोगों ने देखा होगा नारोली जो ज्वेलरी होती है उसमें क्या होता है कि
जो ज्वेलरी होती है रोल्ड गोल्ड की, जो आप लोग देखते हो, नहीं कहते हैं लोग कि भाई इसमें सोने का पानी फिरा है या इसमें चांदी का पानी फिरा है। तो ये क्या होता है, सोने या चांदी का पानी? या आप लोगों ने साइकिलों के हैंडल देखे होंगे, तो होते लोहे के लेकिन बड़े ही चमकदार होते हैं। कारण ये है कि उस लोहे पर या दूसरी धातु पर एक दूसरी धातु का लेपन कर दिया जाता है, परत चढ़ा दी जाती है, उसी को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में लोहे की चैन है, उस पर मैंने सोने की परत चढ़वा ली, सोने का लेपन करा लिया, तो वो सोने जैसी लगने लगेगी। इसी प्रकार से साइकिलों पर क्रोमियम निकिल इनकी पॉलिश वगैरह कर दी जाती है। तो किस प्रकार से की जाती है? विद्युत अपघटन के थ्रू की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। एक धातु पर किसी दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी चम्मच पर क्या करना है? सोने की परत चढ़ानी। क्या करना है? किसी चम्मच पर सोने की परत चढ़ानी। तो उसको चढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा ध्यान देना। सबसे पहले आप एक इस प्रकार से पात्र लेंगे, जैसे ये पात्र है। इस पात्र में मान लीजिए आपको जैसे सोने की परत चढ़ानी है, ध्यान देना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? जैसे जैसे मान लीजिए इस पर ये कोई एक छड़ टाइप की है, इस पर आपको सोने की परत चढ़ानी है। क्या करनी है? सोने की परत चढ़ानी है या चांदी की चढ़ानी। तो उसके लिए जिस पर परत चढ़ानी हो, जैसे मान लो ये छड़ है, इस पर परत चढ़ानी है, तो आपको क्या करना है? जिसकी भी परत चढ़ानी हो बच्चों, जिसकी भी परत चढ़ानी हो, जैसे मान लो सोने की चढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सोने का पतला सा वायर लेना पड़ेगा, इसमें डाल दीजिए, और जिसकी परत चढ़ानी है उसको एक साइड रख दीजिए, जिसकी परत चढ़ानी है उसको एक साइड रख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए इस छड़ पर हमें चढ़ानी है काय की परत? इस छड़ पर हमें चढ़ानी है सोने की परत। तो ये है हमारी कोई धातु की छड़, मान लो धातु की छड़, किसी धातु की छड़ है। और ये जो है ये काहे का है? सोने का मान लो या चांदी का, चलो चांदी की ही चढ़ानी है। चांदी का तार, चांदी का तार। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इनको एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा।
इस वाले जिस पर परत चढ़ानी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जिसकी परत चढ़ानी है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, बीच में विद्युत अपघट्ट का विलयन भरते हैं। इसके बीच में क्या करते हैं, विद्युत अपघट्ट का विलयन भर देते हैं। काहे का विलयन भर देते हैं, विद्युत अपघट्ट का विलयन भर देते हैं। बस इसमें याद रखना है कि विद्युत अपघट्ट के विलयन में आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर चांदी की परत चढ़ा रहे हो तो यहाँ पर AgNO3 के साथ साथ आपको NaCN ये डालना है, और अगर सोने के परत चढ़ा रहे हो तो ये वायर काहे का हो जाएगा, सोने का हो जाएगा। और तब अगर सोने के परत चढ़ाने के लिए सोने की परत के लिए कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ऑरिक क्लोराइड AuCl3 और प्लस NaCN, ये होना चाहिए। अब बच्चों जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ जो मेटल का वायर है, ये क्या होगा, इसमें जो एटम होते हैं वो आयंस के रूप में होता क्या है एक्चुअली में, इसमें जैसे मान लो AgNO3 है तो आप देखोगे यहाँ पर Ag+ होगा, NO3- होगा, बहुत सारे Ag+ होंगे, NO3- होगा। अब होगा क्या, इस पर चूंकि आपने बैटरी से अटैच कर दिया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, कौन सा चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा, विलयन में जो पॉजिटिव आयन है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको। अच्छा, ये वाला आयन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इस मेटल के हर एक एटम पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये आयन मेटल के जिस एटम से मिलेगा या जिस नेगेटिव आयन से मिलेगा उस पर जाकर उस पर एकदम सटीक रूप से बैठ जाएगा और उसको कर देगा कंप्लीटली न्यूट्रल। क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो अब क्या दूसरा पॉजिटिव आयन उस जगह पर जा पाएगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि वो तो न्यूट्रल हो गया। तो दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरे नेगेटिव आयन के पास में। इस प्रकार से आप देखोगे एक समान रूप से, मतलब जितने भी पॉजिटिव आयन है ये किसको ढूंढेंगे, नेगेटिव वाले को, न्यूट्रल वाले के ऊपर तो जाएंगे नहीं। एक पॉजिटिव आयन जिस नेगेटिव आयन के पास में पहुंचेगा उसको न्यूट्रल कर देगा। जब न्यूट्रल कर देगा तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो दूसरा पॉजिटिव आयन न्यूट्रल वाले पे नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव वाले पे। तो आप देखोगे एक समान रूप से इस पर लेयर जम जाएगी, एक समान रूप से इस पर एक समान रूप से लेयर जम जाएगी। आप देखोगे इस पर एक समान रूप से लेयर जम जाएगी। जितने भाग में आपको पर चढ़ानी उतने भाग को आप डुबो कर रखिए इससे, तो उस पर लेयर चढ़ जाएगी। और ये अब देखो, जब इस पर लेयर चढ़ेगी तो यहाँ से पॉजिटिव आयन का नंबर कम होगा, तो पॉजिटिव आयन के नंबर को बैलेंस करने के लिए ये जो मेटल का आपने वायर डाला है, ये एटम जो इसमें प्रेजेंट जो एटम है वो आयंस के रूप में इसमें आना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि आपने जो भी डाला है, जिस पर अभी आपको पर चढ़ानी है, उस पर जिस धातु की चढ़ानी है उसकी आसानी से लेयर चढ़ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीख लिया कि किसी भी मेटल पर किसी दूसरी मेटल की किस प्रकार से हम लोग परत चढ़ाते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। क्या पढ़ेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। हेडिंग डालेंगे फैराडे
फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के निम्न दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? निम्न दो नियम। तो इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे? इसमें लिखना पड़ेगा आपको फैराडे के विद्युत अपघटन के निम्न दो नियम हैं। देखिए, पहला नियम क्या है इनका? पहला नियम इनका क्या है? पहला नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम। चलिए बच्चों, प्रथम नियम पर चर्चा कर लेते हैं। इनका प्रथम नियम क्या है? इनका प्रथम नियम है, जब किसी विद्युत अपघट जब किसी विद्युत अपघट में विद्युत धारा के विलयन में, जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत अथवा अपचयित, तो इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत व अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा, आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है। विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करते हैं, आवेश पर निर्भर करती जैसे मान लीजिए कि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में आप Q कूलाम आवेश दे रहे हो। कितना दे रहे हो? Q कूलाम आवेश देने पर इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले पदार्थ की मात्रा W हो, तो क्या हो जाएगा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? Q के। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के। बच्चों, यहाँ से आप लोग अगर प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं Z Q।
जहाँ जेड क्या है, जहाँ जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जहाँ जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इसका मान क्या होता है, जेड बराबर होता है ई अपॉन 96,500। तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू, जेड की पोजीशन पर आ जाएगा ई क्यू अपॉन 96,500। आप सभी जानते होंगे Q इज इक्वल टू, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT। यहाँ पे Q के पोजीशन पर आप क्या रखोगे, IT, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500। ये आपका आ गया व्यंजक। तो फैराडे का प्रथम नियम इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम आपको क्या बताता है, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई विद्युत अपघट्ट का विलयन है, उसमें हम विद्युत धारा करंट फ्लो कराएं बैटरी द्वारा या सेल द्वारा, जब किसी हम विद्युत अपघट्ट के विलयन में हम बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो आयंस होते हैं विद्युत अपघट्ट जो उसमें घुला हुआ होता है, जो आयंस होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गतिमान होने लगते हैं। तो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गतिमान होने से होता क्या है, जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने लगते हैं। वो क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत, इलेक्ट्रोडों पर कौन सा, इलेक्ट्रोडों पर देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर, मतलब इलेक्ट्रोडों पर कितनी मात्रा क्या हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है अथवा अपचयित हो रही, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है उसमें जो भी आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, तो प्रवाहित आवेश पर निर्भर करते हैं। जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाली जो मात्रा है वो उतनी ही ज्यादा होगी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W जो होता है इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो आप प्रवाहित आवेश करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे उतनी ही ज्यादा मात्रा अवक्षेपित होगी वहां पर। तो यहां से जब इसको हटाया तो एक कांस्टेंट आपका Z लग गया, W बराबर ZQ बन गया। अब बच्चों Z होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, E अपॉन 96,500, ये फैराडे कांस्टेंट होता है, आप सभी को पता होगा। तो W बराबर EQ अपॉन 96,500, और हम जानते हैं Q के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, Q के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, IT, तो W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500। बच्चों जरा ध्यान देना, आपने ये फार्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान देना, आपने फार्मूला लिख रखा है W इज इक्वल टू EQ अपॉन 96,500। अगर हम E को इधर ले आए तो क्या होगा, तो होगा W अपॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन 96,500, यही तो हो जाएगा, W अपॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन 96,500। अब बच्चों ध्यान देना, यहां पर अगर हम मान लीजिए एक से अधिक प्रकार के सेल लें, और मतलब ये इस सेल में विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट के विलयन भरे, जरा ध्यान देना, कोई सेल है उसमें विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयन भरे, जैसे जैसे मान लीजिए
जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए, हम कोई सेल बनाते हैं, ये जैसे हमने मान लो कोई सेल बनाया, अब इसके बीच में विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट भरे हम, इसके बीच में क्या करें, विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट भर लें। इसको थोड़ा छोटा कर दे, जैसे ये सेल है आपका। अब जरा देखो, जैसे ये एक ही सेल है, इसमें हमने भर दिया जैसे ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने एक सेल है, इसमें मान लीजिए किसी कोई विद्युत अपघट्ट भर दिया विभिन्न सांद्रता का, मान लो यहाँ पर हमने KCl भर दिया, यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार का विद्युत अपघट्ट मान लो CuSO4 भर दिया या NaCl भर दिया, यहाँ पर हमने NaCl भर दिया या वही भर दिया, इनकी सांद्रताएं विभिन्न कर दी है। देखो इसमें यह बताया गया कि अगर विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्टों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, एक समान आवेश प्रवाहित किया जाए, जितना इसमें प्रवाहित किया जाए उतना ही इसमें प्रवाहित किया जाए, यदि यदि विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्टों के विलयन में एक समान आवेश प्रवाहित किया जाए, मान लीजिए इसमें एक कूलाम आप आवेश प्रवाहित कर रहे हो, इसमें भी एक कूलाम आवेश प्रवाहित करो, तो कहता है इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू सेम मान लें, Q की वो वैल्यू कांस्टेंट मान लें, Q फिक्स मान लें, Q स्थिर मान लें, Q को स्थिर मान लें, तो बच्चों ये स्थिर हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान देना, यहां से हो जाएगा W, यहां से हो जाएगा क्या हो जाएगा W/E इज इक्वल टू स्थिरांक या नियतांक, ये हो जाएगा। या आप लिख सकते हो W1/E1 बराबर W2
अपॉन E2। यही फैराडे का सेकंड लॉ है। यही क्या है? यही फैराडे का सेकंड लॉ है। तो देखिए फर्स्ट लॉ आपको हमने बता ही दिया था, अब ये रहा फैराडे का सेकंड लॉ। अब देखिए, तो बच्चों फैराडे का फर्स्ट लॉ आप लोगों ने देखा था कि जो अवक्षेपित या निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उसमें प्रवाहित आवेश के कैसे होती है? प्रवाहित आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड लॉ क्या कहता है? यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, देखो द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, आइए चलिए इनका द्वितीय नियम देख लेते हैं। द्वितीय नियम क्या है? इन्होंने कहा यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। यही फैराडे का द्वितीय नियम है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया? W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। तो फाइनली बच्चों हम लोगों ने फैराडे के दोनों नियमों को अच्छे से तैयार कर लिया। अब बच्चों बारी आती है फैराडे नियम की कुछ न्यूमेरिकल की। तो आइए चलिए कुछ इसी के साथ में लगे हाथ हम लोग क्या सीख लेते हैं? फैराडे नियम के कुछ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सीखने से ये है कि ये जो इसमें फार्मूले हैं वो ठीक तरीके से हमें कंठस्थ हो जाएंगे। एक छोटी सी और इसमें हेडिंग बची है। हेडिंग क्या? फार्मूला है। फार्मूला देख लीजिए, धारा दक्षता का एक फार्मूला देख लीजिए बच्चों। धारा दक्षता करंट इफिशियंसी। धारा दक्षता क्या होती है? किसी विद्युत अपघट, इसमें धारा दक्षता और फार्मूला सीधे लिखे रहे हैं। धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्ति
प्राप्ति, धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्ति बटे सैद्धांतिक प्राप्ति, सैद्धांतिक प्राप्ति इंटू 100। ये बच्चों धारा दक्षता का फार्मूला है। इसके बाद में अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला आप कंठस्थ रखना। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है प्रश्न नंबर 1। क्या है? प्रश्न नंबर 1 है गलित MgCl2, गलित MgCl2 से 24 ग्राम, गलित MgCl2 से 24 ग्राम Mg मुक्त करने के लिए 24 ग्राम Mg मुक्त करने के लिए Mg मुक्त करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी? कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। MgCl2 से क्या चीज मुक्त करनी है? बच्चों गलित MgCl2 है। गलित MgCl2 का मतलब है कि MgCl2 को गर्म करके गला दिया गया है। तो MgCl2 को जब गलाएंगे तो आपको पता है कि MgCl2 अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा Mg++ और 2Cl-, यही तो हो जाएगा। अब इससे मुक्त क्या करना है? इससे Mg मुक्त करना है। कितने ग्राम? 24 ग्राम Mg मुक्त करना है। तो W बराबर हो गया 24 ग्राम। और Mg का परमाणु भार कितना होता है? Mg का परमाणु भार होता है 12। तुल्यांकी भार निकाल लो। तो तुल्यांकी भार हो जाएगा, जो परमाणु भार होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई आयन कितने हैं? 2। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 24, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब आप जानते हो पूछ क्या रहा है? कितने ग्राम, कितने कूलाम आवेश। अच्छा फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, क्या फार्मूला पढ़ा है? W बराबर EQ/96,500। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो W इंटू 96,500 बटे E इज इक्वल टू Q। यही तो है। चलिए इस फार्मूले में रखते हैं। W का मान कितना है? W का मान 24 है गुणा 96,500 बटे E का मान कितना है? 12 बराबर बराबर Q। तो 12 से काट दो, 2 बार में कट गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 5 दूनी 10, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18, 18 1 19 बराबर Q। या आप लिख सकते हो Q बराबर 1.93 इंटू 10⁵ यूनिट क्या लिख देंगे? कूलाम। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से लगाया जाएगा। देख लीजिए जरा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न
प्रश्न कौन सा? प्रश्न नंबर 2। क्या दिया है, थोड़ा सा नीचे करके लिखें तो आसानी रहेगी। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में, 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 विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से कितने ग्राम? 10 ग्राम, 10 ग्राम, ये कितना लिखा है? 10 ग्राम सिल्वर, 10 ग्राम क्या है? सिल्वर प्राप्त करने में, प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में, एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? आइए चलिए बच्चों ये सवाल लगा लेते हैं हम लोग। क्या क्या दिया है जरा ये देखिए। कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में, आप ये पहले बताइए कि सिल्वर नाइट्रेट का कोई विलयन है? विलयन है तो विलयन में क्या होगा? क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट का अगर विलयन है, AgNO3 का विलयन है, विलयन का मतलब है, विलयन हम जल में घोल कर बनाएंगे, घोल कर बनाएंगे तो ये आयनित होकर Ag+ बनाएगा, NO3- बनाएगा। अब कह रहा है विलयन से, विलयन में तो यही चीज होगी भाई, इसका विलयन है तो विलयन में ये होगी। इससे 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करनी, सिल्वर प्राप्त करनी है तो Ag+ से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करनी है, Ag प्राप्त करनी है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तभी तो इसका चार्ज हटेगा। तो बच्चों अब जरा देख लीजिए, तो इससे 10 ग्राम सिल्वर चाहिए तो W = 10 ग्राम, 10 ग्राम सिल्वर। अच्छा सिल्वर प्राप्त करनी, सिल्वर का जो हम निकालेंगे तुल्यांकी भार, वो कैसे निकालेंगे? इस पे एक चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag आयन बना रहा है, तो 108 इसका अणु भार होता है। कितना होता है? 108, और भाग देना है 1 का, तो ये आ गया 108। प्रवाहित करने में कितने एम्पियर विद्युत धारा? I बराबर कितना है? I बराबर है 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में। पूछ रहा कितना समय लगेगा? T बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों फार्मूला होता है W बराबर EIT/96,500। आपको निकालना है यहाँ से T, तो इसको इधर ले आओ और EI को इधर ले आओ, तो फार्मूला हो जाएगा बच्चों T बराबर W × 96,500 अपॉन क्या हो जाएगा? E × I, यही तो हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे W के स्थान पे कितना रखोगे? W की वैल्यू क्या गिवन है आपको? W की वैल्यू गिवन है W 10 ग्राम गुणा 96,500 अपॉन I का मान, E का मान 108 और I का मान 1.24। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो मान आएगा, इसको सॉल्व कर लेना गुणा भाग करके, हमने पहले से कर रखा है 7205 सेकंड आएगा।
अब 36 दूना 72, तो लगभग 2 घंटे मान लो इसमें, तो हम लिख सकते हैं टी बराबर लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे ये आएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है Al2O3 के किसी विलयन से विलयन से 100 ग्राम एल्यूमिनियम, 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा यदि 125 एम्पीयर की धारा, यदि 125 एम्पीयर की धारा, यदि 125 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, बच्चों बिल्कुल वही सेम सवाल है। देखो आपको पता है Al2O3 जो होगा, Al2O3 ये डिसोसिएट कैसे होता है, ये होता है 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 3O डबल माइनस। तो आपको यहाँ पे प्राप्त क्या करना है, Al2O3 के किसी विलयन से। तो Al2O3 का जो विलयन होगा, तो विलयन में आपको इस प्रकार से Al ट्रिपल प्लस और O डबल माइनस मिलेगा। इस विलयन से आपको क्या करना है, 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करनी है, 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करनी है। तो Al ट्रिपल प्लस से एल्यूमिनियम बनाना है। Al ट्रिपल प्लस से अगर एल्यूमिनियम बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसको Al में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुल मिला के इसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो तुल्यांकी भार तो कैसे निकालेंगे, इसका जो भी परमाणु भार होता है, तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27। एल्यूमिनियम बना कब है, जब Al ट्रिपल प्लस को 3 इलेक्ट्रॉन मिले, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 9, यानी E की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 9। और 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करनी है, तो W बराबर 100 ग्राम। और क्या कह रहा है, 125 एम्पीयर की धारा I इज इक्वल टू 125 एम्पीयर, I का मान 125 एम्पीयर। और पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, टाइम T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए फार्मूला लगा दीजिए फैराडे का, क्या होता है, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। आपको T निकालना है, फार्मूले को बना लीजिए। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू 96500 अपॉन E इंटू I। इस फार्मूले में आपको ये सारी वैल्यू रख देनी है, आंसर निकाल लेना है, ये आपका होमवर्क है। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।